सो गाइस, अगर आप एईपीएस के द्वारा जारी किए गए एईपीएस एडवाइजरी को नहीं मानते हैं, अगर आप लोग इसका बार बार वायलेशन करते हैं, बार बार इसका उल्लंघन करते हैं, तो बता दें कि आप लोगों के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट की जा सकती है। अगर आप किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हो, चाहे आपके पास प्राइवेट कंपनी का सीएसपी हो, चाहे आपके पास किसी बैंक का बीसी हो, अगर आप एईपीएस रन करते हैं, एईपीएस के माध्यम से ग्राहकों का निकासी करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो बता दें कि आप लोगों को एईपीएस एडवाइजरी के अंडर में ही रह करके काम करना होगा। अगर आप लोग इसके आउट में जाते हैं और इसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो बता दें कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप एईपीएस रन करते हैं, चाहे आपके पास प्राइवेट कंपनी का सीएसपी हो, चाहे बैंक का बीसी हो, अगर आप एईपीएस के माध्यम से लोगों का निकासी का काम करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी का काम करते हैं, तो आप लोगों को 2024 में एईपीएस के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और साथ में आप लोगों को जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि 2024 में एईपीएस की तरफ से क्या नया एईपीएस एडवाइजरी जारी किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके इसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूं कि एईपीएस एडवाइजरी है क्या चीज है। कि एईपीएस ने यहाँ पर अपने एडवाइजरी में टोटल 4 स्टेप यहाँ पर जारी किए गए हैं, और इन चारों स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और बता दें कि ये जो एईपीएस एडवाइजरी है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव होता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर एडवाइजरी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवाइजरी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में रीड करके बताऊंगा, इसके बाद इसका हिंदी में क्या मीनिंग है यह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टेड टू यू टू वाइल कैरिंग आउट कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शंस इंटर the mobile number of the customer only. Kindly adhere to the direction to avoid the chargebacks and pre-arbitrage charges etc. यानी कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अगर आप लोग किसी ग्राहक का अगर विड्रॉल करते हैं एईपीएस के माध्यम से, तो जब मोबाइल नंबर आप लोगों से मांगा जाता है तो आप लोग ग्राहक का ही मोबाइल नंबर दें। बेसिकली हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि मोबाइल नंबर ग्राहक से पूछने और लिखने में उन्हें थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना ही मोबाइल नंबर लिख देते हैं या फिर गलत सलत किसी का भी नंबर लिख देते हैं। तो ऐसे में देखिए आप फंस सकते हैं। ठीक है, ऐसे में ग्राहक का अगर आप लोग जब भी विड्रॉल करें, देखिए हो सके तो आप लोग ग्राहक का नंबर दीजिए। अगर ग्राहक के पास नंबर नहीं है तो ग्राहक के किसी रिलेटिव का नंबर दे दीजिए, लेकिन आप लोग अपना नंबर यहां पर बिल्कुल मत दीजिए ग्राहक का विड्रॉल करते समय। या फिर आप रैंडमली किसी का भी नंबर गलत सलत नंबर मत लिखिए, क्योंकि देखो भैया ये डाटा साइंस का जमाना है। अगर आप लोग रैंडमली अगर किसी तरीके से गलत सलत नंबर लिखते हैं, तो अगर बार बार अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो भाई आपके ऊपर मनी बैक चार्जेस भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है एईपीएस एडवाइजरी में, तो आप लोग को इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक, सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है, आल्सो रजिस्टर फॉर द कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय यू इन ए फॉर्मेट गिवन बिलो। ठीक है, कैन बी मेंशन्ड फॉर ए अदर सर्विसेज एज वेल एल्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और रजिस्टर मेंटेन करने का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी यहाँ पर कंपनी के द्वारा लिखा गया है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड में डेट एंड टाइम एंड ट्रांजैक्शन लिखना है, थर्ड में आप लोग को कस्टमर का नाम लिखना है, और यहाँ पर फोर्थ में आरआरआर नंबर लिखना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखने के बाद कस्टमर का सिग्नेचर करवाना। लोगों को यहाँ पर जो कंपनी के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट का आप लोग प्रयोग करें। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करने में हमारे सीएसपी संचालकों को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन रजिस्टर मेंटेन करना आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है आप लोग ये पहले समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप लोग किसी भी ग्राहक का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो ग्राहक अगर ट्रांजैक्शन कर लिया आपके पास, और ग्राहक का विड्रॉल भी अगर आपके पास हो गया, और ग्राहक को अगर आपने कैश भी दे दिया, तो अगर ग्राहक आपके ऊपर ये क्लेम कर दे कि मैंने आपसे कैश नहीं लिया है, ठीक है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा वाला सिस्टम है तब तो ठीक है, अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज वाला सिस्टम नहीं है तो बता दें कि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ग्राहक को आपने कैश दिया है और ग्राहक आपने विड्रॉल किया है। तो ग्राहक जब आपसे लड़ जाएगा तो ऐसे में आपके काम आएगा रजिस्टर मेंटेन का, यानी कि जो आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, ग्राहक को कैश देने के बाद जो आपने सिग्नेचर कराया है वो काम आएगा। ठीक है, वो प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने ग्राहक को कैश यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे समय पर आपका रजिस्टर मेंटेन काम आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि एईपीएस एडवाइजरी के थर्ड स्टेप में क्या लिखा
हुआ है जिसे हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज हर्बली एडवाइज टू यू दैट ट्रांजेक्शन थ्रू एईपीएस मस्ट बी कैरी आउट फॉर द कैश विड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी ओनली एंड दिस सर्विस फैसिलिटी मस्ट नॉट बी यूज फॉर द मर्चेंट पेमेंट पर्पस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। लिखा हुआ है कि एईपीएस के माध्यम से जो बैलेंस इंक्वायरी एंड कैश विड्रॉल का यहाँ पर जो सर्विस है, यह सर्विस केवल जो है कि विड्रॉल के लिए है प्लस बैलेंस इंक्वायरी के लिए है, किसी मर्चेंट के पास जो है कि पेमेंट करने के लिए पर्पस से नहीं है और इसे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि एनी नॉन एडरेंस टू दिस एडवाइजरी शैल बी कंसिडर्ड एज ए सीरियस वायलेशन एंड एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी इनिशिएटेड। और अगर कोई इसे नहीं मानता है, अगर इसके कोई खिलाफ जाता है, इसका कोई अगर उल्लंघन करता है तो इसे सीरियस वायलेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन शुरुआत कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल हो रहा है या फिर बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है, इसका किसी भी मर्चेंट के पास पेमेंट करने के पर्पज से यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए मैं दुकानदार हूं और ग्राहक ने मेरे पास 80 रुपये का सामान लिया, तो मैंने ग्राहक का जो है कि एईपीएस के माध्यम से 80 रुपया पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो पैसा निकाल लिया 80 रुपया और ग्राहक से मेरे से प्रोडक्ट ले लिया, सामान ले लिया, तो इस तरीके से यूज करने के लिए एईपीएस नहीं है। एईपीएस के माध्यम से 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 इस तरीके से विड्रॉल करने के लिए है, साथ में खाते की बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए यह सर्विस है। ठीक है, अगर कोई सीएसपी संचालक इसका गलत प्रयोग करता है, जैसे कि सामान दे दिया तो 80 रुपया पैसा निकालने में काम करता है, तो उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट कर दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं 4th स्टेप में क्या लिखा हुआ है। इट इज हर्बली एडवाइज्ड टू यू दैट काइंडली डू नॉट स्प्लिट ब्रेक द सिंगल ट्रांजेक्शन मस्ट इनटू मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, एनी सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्राहक जैसे कि अगर 10,000 रुपया निकालने आया है आपके पास, तो उसका 2,000, 2,000, 3,000, 4,000 करके ऐसे पैसा नहीं निकालना है, उसका एक ही बार में 10,000 पूरा विड्रॉल कर देना है। नहीं तो हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक कमीशन के चक्कर में जो है कि 2 बार 4 बार पैसा निकालते थे पहले। अब तो फिलहाल ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जो है कि 2 बार 3 बार पैसा निकाल सके आप। अगर एक बार फिंगर लग गया तो उस दिन कतई दोबारा फिंगर नहीं लग सकता है। तो देखिए ये एडवाइजरी है और इसे सभी सीएसपी संचालकों को, अगर आप प्राइवेट कंपनी का सीएसपी रन करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी का या फिर जो है कि बैंक बीसी रन करते हैं, सभी को इस रूल को, इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एईपीएस एडवाइजरी के नए अपडेट के बारे में पता चला होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।